हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में निश्चितता की दशाओं के अंतर्गत चयन के साथ निम्नलिखित में से किसका संबंध है। तो हमें संबंध बताना है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में निश्चितता की दशाओं के अंतर्गत चयन के साथ। तो ऑप्शन में है व्यक्त अधिमान उपागम, मार्शल का गणनांकी यानी कि कार्डिनलिस्ट उपागम, और है 3 हिक्स एलन का अनधिमान वक्र उपागम। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हमें कोड के अकॉर्डिंग इसको जो सही है उसे चयन करना है। तो देखो इसमें जो फर्स्ट है यानी कि व्यक्त अधिमान उपागम और है मार्शल का गणनांकी उपागम, तो ये दोनों सही हैं। क्या है? ये दोनों सही हैं। और जबकि हिक्स एलन का अनधिमान वक्र उपागम ये नहीं है, यानी इन दोनों के बीच संबंध है व्यक्त अधिमान उपागम और मार्शल का गणनांकी उपागम के बीच संबंध है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो हिक्स एलन का जो अनधिमान वक्र उपागम है वो निर्मल क्रमबद्धता की परिकल्पना पर आधारित है। किस पे है? निर्बल क्रमबद्धता की परिकल्पना यानी कि वीक ऑर्डरिंग हाइपोथेसिस पर आधारित है। अच्छा, और क्या है? इस परिकल्पना के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं की विभिन्न संयोगों के मध्य चुनाव के प्रति उदासीन होता है, जबकि सिमुलेशन का व्यक्त अधिमान उपागम प्रबल क्रमबद्धता की परिकल्पना पर आधारित है। क्या है? सिमुलेशन का जो व्यक्त अधिमान उपागम है वो किस पे आधारित है? प्रबल क्रमबद्धता की उपागम पर आधारित है, क्रमबद्धता की परिकल्पना पर आधारित है। अर्थात चयन से अधिमान प्रकट होता है एवं मार्शल का जो गणनावाचक उपागम है उसमें तुष्टि गुण मानवीय होने के कारण उपभोक्ता अधिक व कम तुष्टि गुण वाले संयोगों का चयन कर सकता है। इस प्रकार उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में देखा जाता है कि निश्चितता की दशाओं के अंतर्गत चयन के साथ व्यक्त अधिमान उपागम एवं मार्शल का गणनावाचक उपागम संबंधित होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। आय के बढ़ने पर उपभोग भी समानुपातिक बढ़ता है, लेकिन आय के गिरने पर यह समानुपातिक नहीं गिरता कहलाता है। अब क्या कहा जाएगा? इसे धन प्रभाव कहा जाएगा या ब्याज दर प्रभाव कहा जाएगा या रैचेट प्रभाव कहा जाएगा या प्रदर्शन प्रभाव कहा जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? आय के बढ़ने पर उपभोग भी समानुपातिक बढ़ता है, लेकिन आय के गिरने पर यह समानुपातिक नहीं गिरता है, कहलाता है रैचेट प्रभाव। क्या कहलाता है? रैचेट प्रभाव। देखो, जब लोगों की आय बढ़ती है तो उपभोग भी समानुपातिक रूप से बढ़ता है, परंतु आय के घटने पर उपभोग जो है वो समानुपातिक रूप से नहीं घटता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग उच्च जीवन स्तर के अभ्यस्त हो चुके होते हैं तथा अपनी आय का ज्यादा भाग खर्च करके भी पुराने जीवन स्तर को बनाए रखना चाहते हैं। परंतु यदि आय में कमी ज्यादा समय तक बनी रहती है तो उपभोग कम हो सकता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा रैचेट का प्रभाव। क्या कहा जाएगा? रैचेट प्रभाव। जैसे अगर हम देखें आज की तुलना में कुछ वर्ष पहले तो जो नेट था, यानी कि चाहे रिलायंस का हो या फिर किसी का भी नेटवर्क हो, जो नेट हमें मिलता था तो बहुत ही कम रेट पे मिलता था। उसके रेट बहुत कम थे, 100-200 में रिचार्ज हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब हम वही रिचार्ज क्या है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी क्या है, ऐसा नहीं है कि हम नेट का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, आय तो हमारी उतनी है लेकिन फिर भी हम उस चीज़ पे
खर्च कर रहे हैं, ठीक है, नेट बढ़वाने में, मोबाइल फ़ोन में या वाईफाई लगवाने में, जो भी है, तो वो किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। तो ये क्या कहा, ये क्या हुआ, यानी कि समान जो आय के बढ़ने पर उपभोग भी समानुपातिक बढ़ता है, लेकिन आय के गिरने पर यह समानुपातिक नहीं गिरता है, तो वो क्या कहलाता है, रैचेट प्रभाव कहलाता है। ठीक है, चाहे कितना भी बढ़ जाए, लेकिन फिर भी क्या है कि हम नेट का यूज करेंगे ही करेंगे। एक सीमा के बाद जब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो फिर अगर हमारी आय नहीं बढ़ती है, तो फिर हम उसको वहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रैचेट प्रभाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कारकों वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इसमें है, एक है, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु का अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं, जिनकी कीमत में गिरावट आ गई है। और क्या है, सेकंड है इसमें, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि, और थर्ड है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। अब इसमें से क्या पूछा है, इनमें से जिसके कारण मांग वक्र नीचे की ओर प्रवृत्त होता है, उनमें सम्मिलित है। अब हमें इसमें से क्या चूज करना है कि जो भी हमारा मांग वक्र है, जो इनमें से रिलेटेड है मांग वक्र से, उन्हें हमें चूज करना है। तो देखो इसमें है, पहला देखो, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु का अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं, जिनकी कीमत में गिरावट आ गई। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसको हम इसमें जोड़ेंगे। और क्या है, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि, और थर्ड है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। तो पहला और थर्ड यानी कि 1 और 3 ये दोनों सही है। तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ है 1 और 3। इसमें है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 1 और 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तब आय प्रभाव कैसा होता है जब किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ती है? तो ऑप्शन में है, प्रतिस्थापन प्रभाव को मजबूत करता है यदि वस्तु सामान्य है। बी है, प्रतिस्थापन प्रभाव को निष्प्रभावी करता है यदि वस्तु निष्कृष्ट है। अच्छा, सी है इसमें ए एवं बी दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तब आय प्रभाव, यानी कि आय प्रभाव जो है वो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पर निर्भर करेगा। किस पे? ए और बी दोनों पर निर्भर करेगा। देखो, प्रतिस्थापन प्रभाव को मजबूत करता है यदि वस्तु सामान्य है। अगर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तब आय प्रभाव कैसा होगा कि प्रतिस्थापन प्रभाव को मजबूत करता है यदि वस्तु सामान्य है, और प्रतिस्थापन प्रभाव को निष्प्रभावी भी करता है यदि वस्तु कैसी है, निकृष्ट है, निम्न कोटि की है। ठीक है, तो ये दोनों ही, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखो, कीमत प्रभाव आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। कीमत प्रभाव क्या होता है? आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। अर्थात कीमत प्रभाव को आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य वस्तु की स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव मजबूत होता है, जबकि निकृष्ट वस्तु की श्रेणी में प्रतिस्थापन कैसा हो जाता है? निष्प्रभावी भी हो जाता है, यानी निष्प्रभावी हो जाएगा। कैसी कंडीशन में? जबकि निकृष्ट वस्तु हो। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव कैसा होता है? शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो ये आपको पता ही है, सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव कैसा होगा? सदैव ही धनात्मक होता है। कैसा होता है आय प्रभाव? सदैव ही धनात्मक होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। एक वस्तु जिसके लिए आय प्रभाव धनात्मक हो कहलाती है। अब कैसी कहलाती है? निकृष्ट वस्तु कही जाएगी, या गिफिन वस्तु, या पूरक वस्तु, या सामान्य वस्तु। तो जिस वस्तु के लिए आय प्रभाव धनात्मक हो वो कैसी कही जाएगी? सामान्य वस्तु कही जाती है। कैसी कही जाती है? सामान्य वस्तु, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा। अब प्रतिस्थापन प्रभाव की बात देखते हैं।
तो प्रतिस्थापन प्रभाव कैसा होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा या ऋणात्मक या धनात्मक होगा या आय प्रभाव के बराबर होगा। तो प्रतिस्थापन प्रभाव जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और अगर मतलब बात की जाए कि आय प्रभाव कैसा होता है, तो आय प्रभाव जो है वो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव जो होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक ही होगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध होता है, तो किससे संबंध होता है? आवश्यकता की मात्रा से, आवश्यकता की तीव्रता से, या कुल संतुष्टि से, या फिर संतुष्टि की सीमा से। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें कि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध होता है, किससे होता है? कुल संतुष्टि से होता है। किससे संबंध होता है? कुल संतुष्टि से, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध कुल संतुष्टि से होता है। किसी भी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता यानी कि MU क्या है? उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता तथा उससे पूर्व की इकाई से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता का अंतर होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कुल संतुष्टि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। जब मांग वक्र आयताकार अति परवलय हो तो मांग की लोच होगी। तो मांग की कैसी लोच होगी ये हमें बताना है। तो इकाई लोचदार या पूर्णतया लोचदार या पूर्णतया बेलोचदार या फिर अत्यधिक लोचदार। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? जब मांग वक्र जो है वो आयताकार अति परवलय हो तो मांग की लोच होगी इकाई लोचदार। क्या होगी? इकाई लोचदार होगी, यानी कि यूनिट इलास्टिसिटी होगी। जब मांग वक्र आयताकार अति परवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो तो मांग की लोच कैसी होती है? इकाई लोचदार यूनिट इलास्टिसिटी होगी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। यदि मांग वक्र आयताकार हाइपरबोला हो तो मांग की कीमत लोच होगी। तो अब इसमें क्या बताना है कि इसमें बताना है कि यदि मांग वक्र जो है वो कैसा हो? आयताकार हाइपरबोला हो तो मांग की कीमत लोच कैसी होगी? पूर्णतया लोचदार होगी या पूर्णतया बेलोचदार होगी या फिर तुलनात्मक लोचदार होगी या इकाई के बराबर होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें इकाई के बराबर होगी। कैसी होगी? कीमत लोच इकाई के बराबर होगी। कीमत लोच की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, तो कीमत लोच कैसी होगी? इकाई के बराबर होगी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। सभी बिंदु पर इकाई लोच की दशा में मांग वक्र होता है। अब मांग वक्र पे बात की जा रही है कि सभी बिंदु पर इकाई लोच जब हो, इकाई लोच की जब दशा हो तो मांग वक्र कैसा होता है? यह भी बात की थी हमने। तो कैसा होता है? क्षैतिज होता है या लंबवत होता है या आयताकार हाइपरबोला होता है या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी बिंदु पर इकाई लोच की दशा में मांग वक्र आयताकार हाइपरबोला होता है। कैसा होता है? आयताकार हाइपरबोला होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आयताकार अति परवलय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। एक आयताकार अति परवलय वक्र के लिए मांग की कीमत लोच हमेशा होती है। अब क्या होती है हमेशा? कीमत लोच कैसी होती है हमेशा? तो वो होती है शून्य होती है या इकाई होती है या अनंत होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक आयताकार अति परवलय वक्र के लिए मांग की कीमत लोच हमेशा कैसी होती है? इकाई होती है। क्या होता है? यूनिट होती है, इकाई होती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। ऐसी वस्तु जिसका मांग वक्र आयताकार अति परवलय हो की कीमत में कमी के कारण उस वस्तु पर कुल व्यय। तो अगर मान लो कि कीमत में कमी हो जाए, कमी के कारण, और तो फिर उस वस्तु पे कुल व्यय कैसा रहेगा, तो ये हमें बताना है।
तो ऑप्शन में है अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऐसी वस्तु जिसका मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय हो की कीमत में कमी के कारण उस वस्तु पर कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है। कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखो, मांग की कीमत लोच अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग में होने वाले परिवर्तन के मात्रात्मक संबंधों को प्रकट करती है। यह कीमत परिवर्तन से वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा की दर या आनुपातिक संबंध को बताती है। तो क्या होगा कि कीमत जो कुल व्यय है वो कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। यदि किसी वस्तु की सभी प्रासंगिक कीमतों पर कीमत उपभोग वक्र समस्तरीय हो तो उस वस्तु का मांग वक्र होगा। तो कैसा होगा मांग वक्र? समस्तरीय या फिर धनात्मक ढाल लिए हुए या ऊर्ध्व स्तरीय या फिर आयताकार अतिपरवलय। तो यदि किसी वस्तु की सभी प्रासंगिक कीमतों पर कीमत उपभोग वक्र समस्तरीय हो तो उस वस्तु का जो मांग वक्र है वो कैसा होगा? वो होगा आयताकार अतिपरवलय। कैसा होगा? आयताकार अतिपरवलय होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का। कैसा होता है? एक दिश वर्धमान फलन या फिर एक दिश ह्रासमान फलन या फिर कूदता हुआ फलन या फिर स्थिर फलन। तो एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का एक दिश ह्रासमान फलन, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का एक दिश ह्रासमान फलन। एक सामान्य मांग फलन कीमत का एक दिश फलन जो दिश ह्रासमान फलन होता है, अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में कमी आती है। क्या होता है नॉर्मली कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग में कमी आएगी और जब कीमत घटती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन होता है। अब कैसा होता है दिश फलन? ह्रासमान होता है, वृद्धिमान होता है या ह्रासमान और वृद्धिमान दोनों होता है या वृद्धिमान और ह्रासमान होता है। अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन कैसा होता है? ह्रासमान होता है। कैसा होता है? ह्रासमान होता है। मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन होता है ह्रासमान। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। मांग फलन है कीमत का एक दिश। अब कीमत का बताना है हमें कि कीमत का एक दिश कैसा होता है? बढ़ता हुआ फलन होता है, घटता हुआ फलन होता है, ना ही बढ़ता हुआ ना ही घटता हुआ फलन और या फिर स्थिर फलन। तो राइट आंसर आपको पता ही है, क्या बताया था अभी? मांग फलन है कीमत का एक दिश घटता हुआ फलन, यानी कि ह्रासमान फलन या फिर घटता हुआ फलन होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। मांग का नियम है। अब मांग का नियम है क्या? कैसा है मांग का नियम? एक संकेतात्मक विवरण है, एक वर्णात्मक विवरण है, एक चयनात्मक विवरण है या एक गुणात्मक विवरण है। तो राइट आंसर क्या होगा कि मांग का नियम है एक गुणात्मक विवरण। क्या है? एक गुणात्मक विवरण है। मांग का नियम एक गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है। जैसे मांग की लोच एक संख्यात्मक विवरण होती है, या मांग की लोच की धारणा से ज्ञात होता है कि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना आनुपातिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो मांग का नियम क्या है? एक गुणात्मक विवरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। एक सामान्य मांग वक्र की ढाल होती है। तो एक सामान्य मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी, शून्य होगी, अनंत होगी। ये सभी को पता ही है। कैसी होगी एक सामान्य मांग वक्र की ढाल? हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। सामान्य मांग वक्र की ढाल कैसी होगी? ऋणात्मक होगी।
तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक सामान्य मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई होती है, जिसे प्राय क्या कहा जाता है? मांग का नियम के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है जिसे? मांग का नियम, जिसका अर्थ होता है कीमत प्राइस गिरने पर मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। अब कैसा मांग वक्र होता है? व्यक्तिगत मांगों का अंकगणितीय औसत, या व्यक्तिगत मांगों का हरात्मक औसत, या व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत, या फिर व्यक्तिगत मांगों का ऊर्ध्व औसत। तो किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, कैसा होता है? व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत होता है कौन? बाजार मांग वक्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन स्वयं में उत्पाद हेतु मांग वक्र के खिसकने का कारण नहीं होगा? अब इसमें से बताना है कि कौन उत्पाद हेतु मांग वक्र के खिसकने का कारण नहीं होगा। तो इसमें है ऑप्शन में उपभोक्ता की प्राथमिकता में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, उत्पादन की कीमत में परिवर्तन, या फिर डी संबंधित उत्पादों की कीमतों में परिवर्तन। तो देखो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन की कीमत में परिवर्तन। जब उत्पादन की कीमत में परिवर्तन होता है तो उत्पाद हेतु मांग वक्र खिसकने का कारण नहीं होगा, जबकि शेष सभी विकल्प जो हैं मांग वक्र के खिसकने के कारण होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।